नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात युद्ध विराम की ये कहानी दो सेनाओं के बीच की नहीं, बल्कि सियासत के माहिर योद्धाओं की है। सियासत में कहते हैं कोई ना तो स्थायी दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। आज जिन दो खबरों की खूब चर्चा हुई उनमें संकेत कुछ ऐसे ही मिले। एक तरफ ममता बनर्जी की मैंगो पॉलिटिक्स तो दूसरी तरफ कैप्टन की लंच वाली पॉलिटिक्स। आज हम दोनों खबरों का विश्लेषण करेंगे। आखिर ममता बनर्जी ने क्यों प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल से आम भेजा? क्या कैप्टन ने सिद्धू से सुलह पर हामी भर दी? सबसे पहले बात कैप्टन के दावत वाले दाव की। दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू ने सुलह के फॉर्मूले पर हामी भरी तो चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावत के बहाने दम दिखाया। कैप्टन के बुलावे पर उनकी लंच पार्टी में 5 सांसद, 8 कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के 30 जिलाध्यक्ष, चेयरमैन जैसे बड़े नेता और तकरीबन 20 विधायक मौजूद रहे। पहले लंच पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर होनी थी। अचानक लोकेशन को बदलकर सीएम आवास पर सभी को बुलाया गया। माना जा रहा है कि अपने करीबी नेताओं के साथ लंच मीटिंग करके कैप्टन ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पहला शक्ति प्रदर्शन और दूसरा अपने करीबी के जरिए ये संदेश देना कि सिद्धू को लेकर आलाकमान का फार्मूला मंजूर है। जुम्मेबाजी कहाँ है? आपने विधायकों को बुलाया है उन्होंने और एक दाल रोटी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है। बल्कि मैं चाहूँगा यदि ये डिप्लोमेसी है तो ये आर्ट और चीफ मिनिस्टर्स को भी उनसे सीखना चाहिए। बल्कि मैं कभी गलती से मैं हो गया तो मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कैप्टन ने अंतर कलह को सुलझाने के लिए बनाए जाने वाले फॉर्मूले को लेकर अपने करीबी नेताओं से चर्चा की। मीटिंग में तय किया गया कि अगर कैप्टन के चेहरे को ही आगे रखकर चुनाव लड़ा जाता है तो ऐसे में सिद्धू को आलाकमान अन्य जो भी जिम्मेदारी या जो भी पद दिया जाएगा वो उसका स्वागत करेंगे। कैप्टन की मांग यही है कि सिद्धू उनके अंडर में काम करें। डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। मीटिंग के बाद बाहर निकले नेताओं में कुछ ने कहा मीटिंग विकास को लेकर थी, कुछ बोले सिद्धू पर सुलह हो गई। बड़ी बात यह कि कैप्टन के करीबी नेताओं ने एक सुर में कहा कि आला कमान का ऑर्डर सर्वोपरि है, यानी मतभेद और मनभेद खत्म हो गए। 2022 में या इससे पहले जो काम हुआ है उसके ऊपर चर्चा हुई है। डेवलपमेंट कैसे करनी है, इलेक्शन कैसे लड़ने जाना है, कुछ त्रुटियां हैं वो दूर कैसे करनी है, उसके लिए चर्चा हुई है। देखो जी, दिल्ली सारे दी है, सिद्धू साहब भी कांग्रेसी ने जा सकते ने, हाई कमांड उत्ते अपनी गल उन्होंने बुलाया और रख सकते ने। सारे कोई रखे, सारे गए, असी भी गए। उन्होंने सीएम साहब ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है भी जो हाई कमांड है, हमारी हमाई कमांड जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा और सारे को ना जी ना कोई। अच्छा, कितने लोग मौजूद थे? हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल 35 होंगे और 6-7 मंत्री होंगे, 8 मंत्री। तो सर कंक्लूजन क्या निकला इस मीटिंग का? उनका ये निकला, उन्होंने हिदायत की है सभी को। उनका जो साइड पे बैठा था वो नोट कर रहा था, जैसे मैंने अपने शहर की डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट की समस्याएं बताई। तो सर सिद्धू ने क्या किसी का नुकसान किया है? ये भैया वो अपना ही जगह काम कर रहा है। मुझे हाईकमान बुलाती है तो मैं जाता हूँ, उन्हें बुलाया तो वो गए हैं। और हाईकमान ने जो ड्यूटी आदेश जारी करना है वो सबको करना है। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी चंद दिन रोज बाद ये दिल्ली में जाएंगे, हाईकमान के साथ बैठ कर के सारी चर्चा करेंगे और जो भी फार्मूला लागू होगा उसके ऊपर पूरी कांग्रेस खड़ी है। ऐतराज नहीं है, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे भले ही वो प्रधान आए? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ कि कौन कह रहा है, मैं तो कह रहा हाई कमान कुछ भी कहे सब एक्सेप्ट करेंगे। ये बात साफ है कि हर हाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव अपने चेहरे को ही आगे रखकर लड़ना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब ये कि पार्टी को नाराजगी सिद्धू की दूर करनी थी, अमरिंदर सिंह की नहीं। कुछ मुद्दों पर सिद्धू विरोध कर रहे थे तो कुछ पर अमरिंदर सिद्धू का। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फार्मूले पर अब बात बन गई। लंच एक बहाना था, कहीं ना कहीं नवजोत सिद्धू निशाना था। शायद यही सोचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी के तहत अपने चहेते कांग्रेस के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को आज बुलाया था। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं हाईकमान का कोई संदेश आया है और जितने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक बाहर निकले हैं वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय हाईकमान के आदेशों का पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर सभी के सुर फिलहाल बदले हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।
कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी के हित और अहित को बखूबी समझते हैं। सिद्धू के साथ उनके विवाद के पीछे सिर्फ एक मुद्दा है। कैप्टन बस यही चाहते हैं कि सिद्धू उनके अंडर में काम करे, उनके साथ मिलकर काम करे। लेकिन कुछ मुद्दों पर कैप्टन के साथ सिद्धू के मतभेद थे। वही मतभेद दूर करने का रास्ता कांग्रेस के हाईकमान ने निकाल दिया। कैप्टन की मनमानी है परेशानी। सुलझने के करीब पंजाब की रार। कैप्टन भी मान गए, सिद्धू भी। पंजाब के अंदरूनी घमासान को लेकर पार्टी ने बीच का रास्ता तलाशा है। सूत्रों के मुताबिक मसले का समाधान 1-2 दिन में निकल जाएगा, जो दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक हो। यानी कैप्टन और सिद्धू के बीच सत्ता को लेकर रस्साकशी खत्म हो जाएगी। पिछली बार कहा था कि 7 या 8 जुलाई तक मामला सुलझ जाएगा। आपको लगता है कि अब और जल्दी हो जाएगा या उसी टाइमलाइन के मुताबिक चल रहे हैं आप लोग? मैंने 8-10 तक कहा था जी। तो ये, और मैंने कहा था कि मानसून, तो आप मानसून ला ही नहीं पा रहे, हमारा सॉल्यूशन डिले कर दिया आपने। आलाकमान को लगता है कि इस अंदरूनी लड़ाई से पार्टी की काफी किरकिरी हुई है। ये बात कैप्टन अमरिंदर को भी समझाई गई है। कैप्टन का विधायकों के साथ लंच भी पंजाब कमेटी की हिदायत का नतीजा है। कांग्रेस चाहती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के विधायकों की शिकायतों को टॉप प्रायोरिटी पर सुने और सुलझाएं। दरअसल पिछले 1 साल में कैप्टन ने विधायकों से दूरी बनाए रखी। उनसे मुलाकात न कर पाना विधायकों की मुख्य शिकायतों में एक था। हालांकि उन्होंने कोरोना कारण बताया था। इसी के चलते कैप्टन ने विधायकों की दावत रखी। कांग्रेस विधायक लगातार मांग कर रहे थे कि मुफ्त बिजली को लेकर सीएम बड़ा ऐलान करे, लेकिन कैप्टन ने नहीं किया। बड़ी बात यह है कि 200 यूनिट मुफ्त करने को लेकर घोषणा की जानी थी, मगर ये भी काम नहीं किया गया। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का चुनावी वादा कर दिया। जैसे सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। पंजाब की सियासी हलके में ये कहावत जोरों से चल रही है, उत्तर कांटों में चढ़ा, यानी तुम हटो मैं सिंहासन चढ़ता हूँ। कैप्टन और बादलों के बीच चल रही सत्ता की अदला बदली की चर्चा है। पंजाब में कांग्रेस और अकाली की सरकार पारी पारी से आती जाती रही है। अकाली दल के मुखिया बादल के प्रति कैप्टन की नरमी पार्टी हाईकमान के लिए चिंता का विषय है। ट्रांसपोर्ट और केबल से लेकर रेत माफिया पर सुस्ती को लेकर कैप्टन केस को कमजोर कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में किए गए वादों में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दे गर्म हैं। इसमें सुझाव दिखाई देते हैं, जैसे उन्होंने बरगाड़ी वाला और ड्रग्स वाला और ट्रांसपोर्ट माफिया को ख़त्म करने वाली ये बातें कही। तो ये सुझाव हैं, ये तो हरीश रावत के सुझाव भी हैं और ये खुद अमरिंदर सिंह जी के सामने भी, यदि उनसे बात करेंगे वो कहेंगे ये चुनौतियां मेरे सामने हैं। और उसके अलावा सिद्धू जी ने एक बात और कही अपनी बात में, उन्होंने कहा भाई ये समस्याएं हैं जो पंजाब की जनता के सवाल हैं, यदि सरकार इनको हल करती है तो मैं सरकार के साथ खड़ा दिखाई दूंगा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को ऐसे में बड़ा पद देकर डैमेज कंट्रोल किया जाएगा और इसके लिए कैप्टन को भी मना लिया गया है। अमरिंदर जल्द दिल्ली आएंगे और पार्टी नेतृत्व से मिलेंगे। सिद्धू के बयान पर सिद्धू को चेताया गया है। यही वजह है कि सिद्धू दिल्ली में दर्जनों मीडिया के सामने चुप्पी साधे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी आलाकमान को लगता है कि सिद्धू कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी हैं और पंजाब के नेतृत्व में उन जैसा चेहरा पार्टी को मजबूत करेगा। इसीलिए पार्टी हाईकमान सिद्धू को भी सम्मानजनक जगह देना चाहता है। आनंद पटेल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। तो पंजाब से ये खबर आई कि कैप्टन और सिद्धू के बीच की कड़वाहट अब खत्म हो गई है। लेकिन दूसरी खबर आई बंगाल से, जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मिठास घोलने की बात सामने आई। जी हाँ, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आम भेजा है। आखिर आम भेजने के पीछे की वजह क्या है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा सपोर्ट है, এটা আমাদের অঙ্গীকার মনে রাখবেন। आप बंगाल के संस्कार, यहाँ की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? रिश्तों में तलखी इधर भी है और उधर भी है। दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट किसी से छुपी नहीं। ममता बनर्जी तो चुनावी मंच से लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मौका नहीं छोड़ती। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? Why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। वार पलटवार में सियासी लक्ष्मण रेखा भी कई बार टूटी, लेकिन एक धागा है जो संवैधानिक पदों पर बैठे दोनों नेताओं को जोड़कर रखता है। वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का देश के प्रधानमंत्री को हर साल भेजा जाने वाला तोहफा। सियासी टकराव और तकरार के दौर में भी ममता ने ये रवायत जारी रखी। सही सुना आपने, कड़वाहट भरे रिश्तों के बावजूद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को आम भेजे हैं। ऐसा वो हर साल करती आई हैं। यानी ममता बनर्जी के लिए सियासी अदावत अपनी जगह है और शिष्टाचार अपनी जगह। ये तब है जब ममता ने न सिर्फ केंद्र के खिलाफ बल्कि सूबे के गवर्नर के खिलाफ भी खुला मोर्चा खोल रखा है। वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। हावड़ा जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। प्राइम मिनिस्टर बीते कुछ महीनों में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साथ नजर आए, लेकिन दोनों ही मौकों पर विवाद का बवंडर खड़ा हुआ। पहला उस वक्त जब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में दोनों एक मंच पर दिखे। होना चाहिए, एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। वहीं दूसरी बार विवाद तब हुआ जब तूफान से मची तबाही का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी ने इंतजार करवाया था। नौबत केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार की सीधी जंग में बदल गई। ज़बानी जंग अपनी जगह है, लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता के तोहफे की पूरी कहानी सुनाई थी और उस कहानी पर ममता ने पलटवार भी किया था। बंगाल से वोट चाहिए, हमारा बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें कापूर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसे मिट्टी में लड्डू है और उसमें कापूर लगेगा और पूरा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसा ऐसा मिठाई दे। मेरे लिए मिट्टी प्रेरणा है, मेरे लिए मिट्टी ऊर्जा है। दीदी मैं इंतजार करूंगा, दीदी मैं इंतजार करूंगा बंगाल की मिट्टी के रसगुल्ले की। और दीदी आपने ये भी कहा है इस रसगुल्ले में यहां के पत्थर भी होंगे। मैं इसके लिए भी आभारी हूं, क्योंकि आप जितने रसगुल्ले बना के भेजोगी उसमें जो 50-100 पत्थर आएंगे, तो जो पत्थर तुम्हारे गुंडे यहां के निर्दोष नागरिकों के सर फोड़ने के लिए काम लेते हैं, वो पत्थर भी तुम मुझे भेजोगी तो इस बंगाल के 50-100 नागरिकों के माथे भी बच जाएंगे। दो लोकप्रिय नेताओं के बीच टकराव की वजह दोनों पार्टियों की विचारधारा भी है। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। यही वजह है कि रिश्तों में कड़वाहट सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित नहीं। तो क्या आम की मिठास से केंद्र और राज्य के रिश्तों की खटास दूर होगी? अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।
ममता बनर्जी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, कई नेताओं को हर साल इसी तरह से आम भेजती हैं। आम पॉलिटिक्स, इसका भी एक अलग ही स्वाद है। बहरहाल अब हम आपको बात बताते हैं जरा उत्तर प्रदेश की, जहां पर 2022 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव बीजेपी के नेहले पर दहला मारने के लिए तैयार है। आज उनका जन्मदिन था, उनसे बात की हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश यादव हैं, आज उन्होंने जन्मदिन मनाया। सर, आपका जन्मदिन ये बताइए, क्या हाल है? चलिए, धन्यवाद। अखिलेश जी, आज आपका जन्मदिन है और बहुत कुछ उम्मीदें अब आपसे, जनता को भी है, लोगों से भी है, क्या कहेंगे आप? मैं सभी कार्यकर्ता, नेताओं और जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आपसे जब ये पूछा भी जाएगा और पूछा भी जा रहा है कि क्या चुनाव 2022 कैसा होने जा रहा है, किसके साथ आप होंगे, तमाम चीजें। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए चाहती है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम जिनको दिया था बहुमत से, उन्होंने उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश का विकास रोक दिया है। सर, ये बताइए कि ये जो आपकी पार्टी है, क्या चुनाव में बिल्कुल अकेले जाएगी? आप पहले भी कहते रहे हैं, या बड़े दल जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन था, कुछ हो सकता है क्या? किसी गठबंधन की कोई गुंजाइश दिखती है आपको? समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तय किया है। हमारे नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि छोटे दलों से अगर गठबंधन होता है तो करेंगे, साथ चलेंगे। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। चाचा के साथ, उनके साथ कोई गठबंधन? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि जितने भी दल हैं, चाचा का भी दल है, उनके को भी साथ लेने का काम और उनकी सीट को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। कब तक आप उतरेंगे मैदान में? क्योंकि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी अब मैदान में कब आएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, जो लोग ये मैदान में हमें पूछ रहे हैं, वो ये बताएं कि जब जनता ने उन्हें सरकार में भेजा था, वो संकल्प पत्र का क्या हुआ? क्या वो उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया? तो आपको लगता है कि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं कर सकी है, लेकिन अखिलेश जी सड़कों पर कब उतरेंगे, जनता के बीच कब से शुरू करेंगे, कैंपेन कब से शुरू? भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है कि कैंपेन हम करें? हमारी पार्टी की रणनीति बन गई है, लगातार समाजवादी पार्टी ने काम किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी जनता में जाएगी और जनता का समर्थन जुटाने के लिए लगातार संघर्ष करेगी। तो हमारे साथ थे अखिलेश यादव और आज उनका जन्मदिन था, बड़ी तादाद में लोग आज जुटे थे, उनको जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि 2022 में उनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, छोटे दलों के साथ होंगे, चाचा के साथ भी बातचीत होगी और वैक्सीन भी वो लगवाएंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो एक तरफ अखिलेश यादव चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू में हुए ड्रोन अटैक से निपटने की तैयारी सरकार, सेना की तरफ से हो रही है, पुलिस की तरफ से हो रही है। जी हां, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जम्मू एयरबेस के आसपास हर घर में जाकर जानकारी ली जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल किसी ने किया, किसी के पास है, नहीं है। इसी के साथ ड्रोन सिस्टम से निपटने की कैसी तैयारी हो, इस पर सेना काम कर रही है। सबसे पहले बात ड्रोन अटैक पर आर्मी चीफ की। We are catering for both the offensive and use of drones, as also focusing on the defensive measures or the counter drone systems or measures that we need to adopt to prevent any attacks on our critical facilities. सुना आपने, ड्रोन अटैक से चौकन्ना भी रहना है और ड्रोन अटैक की साजिश को चकनाचूर भी करना है। देश की सेना इसके लिए तैयार है। वहीं ड्रोन अटैक के पीछे कौन है, इसकी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। सीआईएसएफ के महानिरीक्षक और एनएसजी के महानिरीक्षक ने अपना जम्मू दौरा जो है वो पूरा कर लिया है। जम्मू दौरे के दौरान उन्होंने कई बैठकें की और साथ ही में उन्होंने जो वायुसेना में हुए धमाकों की जो जांच चल रही है उसका अपडेट लिया और वायुसेना स्टेशन के अंदर जहां धमाके हुए थे उस स्थान का भी उन्होंने दौरा किया। एयरबेस से आतंकी साजिशों की परतें खोलने में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां, तो दूसरी तरफ सुराग की खोज में डोर टू डोर वेरिफिकेशन हो रहा है।
जम्मू में स्थित वायुसेना स्टेशन पर आतंकवादियों ने जो ड्रोन के जरिए 2 धमाके कराए थे, उसमें जो है जांच लगातार जारी है। हालांकि जांच का जिम्मा जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस बिंदु को खंगाला जा रहा है कि क्या जो ड्रोन हमले में इस्तेमाल किए गए थे, क्या उस ड्रोन को यहीं से कोई ऑपरेट कर रहा था, जो कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास जो रिहायशी इलाके, कहीं यहाँ से कोई संदिग्ध व्यक्ति उन ड्रोन्स को लॉन्च तो नहीं किया था, उन ड्रोन्स को ऑपरेट तो नहीं किया था। तो इस पूरे मामले की जो है इस समय गहन छानबीन चल रही है, गहन जो है इसकी जांच चल रही है। और आज दूसरा दिन है, डोर टू डोर वेरिफिकेशन चल रहा है यहाँ पर गोविंदपुरा इलाके में, जो कि बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन के निकट है। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है, क्योंकि देश में लगातार 3 दिन से केस बढ़ रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन इसके पीछे की वजह आपको समझनी पड़ेगी, और वजह है लापरवाहियां। डर ये है कि ये लापरवाहियां कहीं कोरोना की तीसरी लहर से सामना न करा दे। क्या हम कोरोना वायरस को भूल गए हैं? क्या हमारे जहन से कोरोना की दहशत निकल गई है? क्या हम ये सोचकर बैठे हैं कि कोरोना अब लौट कर नहीं आएगा? क्या लोगों ने मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना छोड़ दिया है? क्या लोग बाजारों में भीड़ बढ़ाने पर आमादा हो गए हैं? आपको पता है, इन्हीं लापरवाहियों से कोरोना का म्यूटेशन हो रहा है। आपको पता है कि दूसरी लहर भी कोरोना की इन्हीं लापरवाहियों से आई। आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर भी इन्हीं लापरवाहियों से आएगी। तो सावधान इंडिया, कोरोना वायरस का घातक रूप तैयार है। जी हां, इस वक्त देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ लोगों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से दूसरी लहर आई और काफी लोगों की जान चली गई। अब लॉकडाउन के बाद फिर से लोग लापरवाह हो रहे हैं। देखकर सोचकर डॉक्टर्स भी डर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की एक और लहर आ जाएगी। आज डॉक्टर्स डे है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, देवदूत होते हैं। भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आज देश एहसानमंद है उन डॉक्टर्स का जो कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को मौत के मुंह से खींच कर लाए। लेकिन हम उन्हीं डॉक्टरों की कही बातें क्यों एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से उड़ा रहे हैं? जरा कोरोना की दूसरी लहर के उस दौर को याद करिए, जब लोग अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे थे, सांसों को जिंदा रखने के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। फिर क्यों भूल गए लोग उस सबसे बुरे और सबसे भयंकर दौर को? डॉक्टर्स कह रहे हैं, भीड़ मत बढ़ाइए, मास्क लगाइए, कोरोना को लेकर लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। फिर क्यों हमारे कानों पर जूं नहीं रेंग रही? आज प्रधानमंत्री मोदी भी इन डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे।
लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। आज जो भारत के हालात हैं, बड़ी मुश्किल से ये दिन देखने को मिले हैं। बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन से राहतें मिली हैं। बड़ी मुश्किल से हमने घरों से निकलना शुरू किया है, लेकिन हम और आप फिर से सारी मेहनतों पर पानी फेरने में लग गए हैं। आज ये बात साबित हो रही है, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी कोरोना से लड़ने की तैयारी। तीसरी लहर के खतरनाक अंदेशों के बीच हम क्यों खुल्लम खुल्ला घूमने निकल पड़े हैं? हमारी और आपकी इन्हीं गलतियों से देश में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। ये बड़ी चेतावनी है। अगर अभी नहीं संभले तो तीसरी लहर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है। 29 जून को सुबह स्वास्थ्य विभाग ने जब कोविड केस का आंकड़ा जारी किया तो नए केसेस की संख्या 37,566 थी। 77 दिन में यह कोरोना का सबसे कम केस था। लेकिन अगले ही दिन 30 जून को कोरोना के दैनिक मामलों में 8,000 से भी ज्यादा की छलांग हुई और केस 45,951 तक पहुंच गए। और फिर आज ये आंकड़ा 48,876 है। यानी 3 दिनों में कोरोना के केस में लगातार उछाल आया है। अगर हम पिछले 3 दिनों का ट्रेंड नोट करते हैं तो 45,000 से लेके अब केसेस 49,000 तक पहुंच गए हैं। कम से कम 6% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मौत के स्तर में भी बढ़ोतरी दिख रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि जबकि बाकी राज्यों में कोरोना के केसेस कम दिखाई दे रहे हैं, अब भी भारत में 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% के ऊपर है। यानी कि जितने लोगों का टेस्ट किया जाता है उसमें से काफ़ी लोग अब भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ डर ये रहता है कि भारत में जगह जगह अनलॉक करने के बाद क्या कोरोना के मामले अचानक से बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का कहना है वैक्सीन लगाने के बाद ये थोड़ा नामुमकिन है, लेकिन हमें तीसरी लहर से अब भी सावधान रहना जरूरी है। अब इन तस्वीरों को देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस की। एक महिला को सिविल डिफेंस के स्टाफ ने कोरोना नियमों का पालन करने के लिए टोका तो उससे भिड़ने लगी, लड़ने लगी और बदतमीजी पर उतर आई। सिगरेट पी रही थी तो सर ये कोने पे सामने सिगरेट पी रही थी मैडम। तो मैं उनके पास गया, मैंने मैडम से कहा मैडम आप प्लीज़ सिगरेट बुझा दीजिए। तो मैडम ने कहा मैं सिगरेट नहीं बुझाऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। तो मैंने कहा मैडम प्लीज़ आप बुझा दीजिए, मगर वो फिर भी नहीं मानी। वो कह रही कि तुम हो कौन, तुम क्या कर लोगे, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तुम क्या कर लोगे, मैं नर्स हूँ, ये है वो बोलने लग गई मुझे। मैंने कहा मैम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते कि आप बुझा दीजिए वरना आपका चालान हो जाएगा। कह रही थे कोई चालान काट मगर मैं सिगरेट नहीं बुझाऊंगी, तू निकल जा पीछे। मैडम आप प्लीज़ मुझे पहले तमीज़ से बात करिए, मैं आपसे आप करके बात करिए, आप तू करके बात करिए। फिर इनके साथ जो लड़का था वो आया, उसने मुझे पकड़ा, धक्का दिया पीछे कि भाई पीछे हो जाओ। मैंने कहा सर मैं तो अपनी जगह पे हूँ, आप ही मेरे पास आ रहे हैं। फिर वो लड़की ने मेरे को उंगली से पीछे किया कि तू पीछे हो। फिर वो मुझे बोलने लग गई। फिर हमारे स्टाफ जो था उन पर लात मारने लग गई। स्टाफ कौन थे? हमारे स्टाफ में तो हमारे स्टाफ का लड़का था, मेरे साथ जो था वो सर उन पर लात मारने लग गई और मतलब एब्यूज लैंग्वेज यूज़ करने लग गई। बाजारों में, सब्जी मंडियों में, सड़कों पर, मेट्रो स्टेशन पर, बस अड्डों पर बढ़ती भीड़ कोरोना को फिर से न्योता देने पर उतारू हो रही है। राज्य सरकारों ने शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील दी थी, लेकिन जिस तरह से लापरवाहियां बढ़ रही हैं, लगता है फिर से लॉकडाउन की नौबत न आ जाए। इसीलिए दिल्ली में लक्ष्मी नगर जैसी बड़ी मार्केट को 6 दिनों के लिए बंद किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर पर भले ही काबू पा लिया गया हो, लेकिन तीसरी लहर के आने का खतरा अभी भी बरकरार है। जहां जहां कोविड नियमों में ढिलाई बरती जा रही है, वहां लोगों के चेहरों पर मास्क और सामाजिक दूरी भी गायब हो रही है। और तो और चौक चौराहों और बाजारों में भीड़ भी बेतहाशा हो रही है। ऐसा लगता है मानो लोग कोविड का डर ही भूल गए हों। लेकिन लापरवाही की ये तीसरी लहर कहीं भारी ना पड़ जाए। डॉक्टर्स बार बार समझा रहे हैं, अगर तीसरी लहर को रोकना है तो सावधान रहना होगा। खुद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। एरियाज हैं जहाँ पे केस पॉजिटिविटी अभी भी ज़्यादा है। वी हैव टू बी एग्रेसिव इन दोज एरियाज
they should not become hotspots and lead to then spread of the virus again in other areas. That depends on how we behave. If we are careful and we have good vaccination, third wave may not come or it will be very little. तो सावधान इंडिया, कोरोना अभी गया नहीं है। ऊपर से दूसरी लहर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तबाही के बाद वायरस का म्यूटेशन होकर वो डेल्टा प्लस बन गया है और डेल्टा प्लस भारत के 12 राज्यों में फैल चुका है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार चिंतित है, डॉक्टर्स फिक्रमंद हैं और इसीलिए देश भर में वैक्सीनेशन का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जुलाई में और वैक्सीन देगी। केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जुलाई में 12 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजेज मिलेंगी। इन 12 करोड़ डोज में कोविशील्ड के 10 करोड़ शॉट्स, कोवैक्सीन के 2 करोड़ शॉट्स होंगे। हालांकि ऐसे सरकारी आंकड़ों से यह सवाल उठ रहा है कि देश को दिसंबर 2021 तक फुल वैक्सीनेट करने का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा हो पाएगा। सरकारी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 21 जून से 27 जून के बीच देश में हर दिन औसतन 0.6 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी गई हैं। देश में अब तक 33 करोड़ 57,16,019 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये है पूरी तस्वीर, लेकिन सरकार की कोशिशों में पलीता पब्लिक लगा रही है। वैक्सीनेशन के बीच 5 राज्यों में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल आ रहा है। महाराष्ट्र से खतरे की घंटी बजने लग गई है, मुंबई से फिर केसेस बढ़ने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच देश में शहर शहर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के डर के बीच लोगों की बढ़ती ये भीड़ न सिर्फ दहशत का शोर कर रही है, बल्कि इसकी गवाही भी दे रही है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस क्यों बढ़ रहे हैं। अब देश में 5 राज्यों के इन आंकड़ों को देखिए। केरल में कल 13,658 नए केस आए, तो महाराष्ट्र से 9,771 केस, तमिलनाडु से 4,506, आंध्र प्रदेश से 3,797 और कर्नाटक से 3,382 नए केस आए हैं। 71.98% केस इन्हीं 5 राज्यों से है, जबकि केरल 28% केस के साथ सबसे आगे है। महाराष्ट्र से कोरोना की दूसरी लहर आई। सबसे पहले महाराष्ट्र में ही कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए। डेल्टा वेरिएंट का पहला केस भी महाराष्ट्र से ही आया और डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस भी महाराष्ट्र में ही हैं। दूसरी लहर से जैसे तैसे निकली महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में फिर से कोरोना केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को मुंबई में 8,085 नए केस आए, जबकि बुधवार को बढ़कर 9,771 हो गए, यानी एक दिन में 1,686 केस का इजाफा। महाराष्ट्र में कोविड के दैनिक आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। मंगलवार के दिन 8,000 तकरीबन केसेस आए थे, वहीं गुरुवार को ये केसेस बढ़कर 9,700 हो गए, यानी कि एक ही दिन में 1,600 केसेस का इजाफा। वहीं मुंबई में कल के दिन कोविड से 25 मौतें रिपोर्ट हुई, जो कि 21 दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मेरठ की मंडी में कोरोना के सारे नियम ध्वस्त, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। ये है यूपी में मेरठ की मंडी का मंजर। जब कोरोना की तीसरी लहर तैयार खड़ी है, ऐसे में मेरठ की मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लापरवाहियों का आलम यह है कि ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे 2 गज की दूरी कहते हैं। यहाँ तो 1 इंच की भी दूरी नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो मंडी में टूट पड़े। राजस्थान के दौसा में लापरवाहियों की अति हो गई। मंत्री जी के स्वागत में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा डाली। शामियाने के नीचे भरी ठसाठस इस भीड़ को देखिए। मंच पर भी अच्छे खासे लोग विराजमान हैं। न मास्क का पता है, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। मंत्री जी का स्वागत हो रहा है और मंत्री महोदया स्वागत से अभिभूत हैं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब काम आगे आपका आएगा दोबारा 2 साल बाद, और 2 साल बाद तो आएगा जो आएगा, उससे पहले 1-2 महीने बाद में हमारा दोबारा काम आप लोगों से पड़ेगा। हमारे पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव आएगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि जो कड़ी से कड़ी आप हमारी जोड़ेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी।
हो जाएंगी उतने सील हो। लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और मंत्री जी को आने वाले चुनावों की पड़ी है। राजस्थान के अलवर में कोरोना काल में मेले का आयोजन। अलवर के मेले में उमड़ा जनता का रेला। और अब राजस्थान के अलवर में कोरोना वायरस को दावत देती इस भीड़ को भी देख लीजिए। तस्वीरें अलवर जिले में लगे बाबा सोमनाथ आश्रम में लगे सालाना मेले की हैं। लॉकडाउन खोले चंद दिन हुए हैं और हजारों लोगों का रेला इस मेले में पहुंच गया। गौर करने वाली बात यह रही कि मेले में आम दिनों की तरह दुकानें सजी, बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए। ये पूरा सीन देखकर ऐसा लगा कि जैसे यहाँ कोरोना कभी था ही नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि इस मेले में अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ और विधायक दीपचंद खैरिया भी पहुंचे। यानी सांसद और विधायक की मौजूदगी में सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आज तक ब्यूरो। भारत से निकलकर डेल्टा वेरिएंट पूरे विश्व में कई लोगों को संक्रमित कर रहा है। अब WHO ने चेतावनी जारी करके कहा है कि पूरे विश्व को इसके खिलाफ सतर्क रहना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना महामारी को लेकर दुनिया को फिर से चेतावनी जारी की है। जी हां, WHO ने कहा है कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैलेगा। हम आपको बता दें कि भारत में दूसरी लहर में तांडव मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट अब तक करीब 100 मुल्कों में फैल चुका है और ये डेल्टा वेरिएंट इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही ब्रिटेन में मचा रहा है। ब्रिटेन में पिछले कुछ दिन से फिर कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 30 जून को यहाँ 26,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। भारत ने भी दूसरी लहर में इसी डेल्टा वेरिएंट की मार एक तरह से झेली थी। अब पूरे विश्व को इससे सतर्क रहना। इसी पर आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।